Hello everyone. चलो before ITC let's have a revision of accounts and records वाला छोटा चैप्टर जो कि न्यूली एडेड चैप्टर है। ठीक है। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स चैप्टर के अंदर सेक्शन 35 बात करता है। सेक्शन 35 क्या बात करता है? वेट। हाँ, सेक्शन 35 बोलता है कि आपको है ना सारे बिजनेसेस के जो भी आप जहाँ से भी आप बिजनेस करते हो उसके अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। ठीक है। एंड ये जो अकाउंट्स और रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे ना, तो पहला बात बोलता है कि कौन करेगा और कहाँ करेगा। दूसरा बात बोलता है कि वो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स जो भी मेंटेन करने, वो जो भी में क्या क्या आता है, मतलब विच अकाउंट्स नीड टू बी प्रिपेयर्ड और मेंटेन। एंड देन आता है हाउ द अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स विल बी मेंटेन, कैसे मेंटेन होंगे। फिर आता है कि अगर तुमने मेंटेन नहीं किया तो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट फेलियर। एंड लास्ट में आता है सेक्शन 36 पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ अकाउंट्स। ठीक है। तो ये चैप्टर एज सच थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 4 मार्क का थियरी क्वेश्चन भी एक्सपेक्टेड है और एमसीक्यू भी, और न्यूली एडेड है, तो ऑफकोर्स आपको ये अच्छे से कवर कर लेना चाहिए क्योंकि छोटा सा चैप्टर है। पहला आता है हु इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन एंड एट विच प्लेस। तो पहला बोलता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन नीड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट। कहाँ पे? अगर आपने अपना प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस तो दिया ही होगा पीपीओबी, तो वहां पे उसकी बुक्स वहां पे मेंटेन करने की जरूरत है। एंड अगर आपके पास एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस भी है, मतलब ब्रांच वगैरह, तो उसके भी रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। अगर आपके पास मोर देन वन प्लेस है, वही मतलब पीपीओबी और एपीओबी, तो ईच प्लेस पे उस पर्टिकुलर प्लेसेस के रिकॉर्ड मेंटेन करने जरूर होंगे। एपीओबी के एपीओबी में, पीपीओबी के पीपीओबी में रिकॉर्ड मेंटेन करने मैंडेटरी है। ठीक है। Unless proved otherwise, if any documents, register or any books of accounts belonging to a registered person are found at any premise other than those mentioned, मतलब अगर आपके कोई भी डॉक्यूमेंट पीपीओबी और एपीओबी जो आपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में मेंशन किया है उसके अलावा कहीं और फाइंड आउट हो गए आपके डॉक्यूमेंट, तो ये माना जाएगा कि आपने इंटेंशनली वहां पे वो डॉक्यूमेंट को मेंटेन किया है। और आप ये नहीं बोल सकते कि वो डॉक्यूमेंट अगर मेरे होते तो मैं मेरे प्लेस पे मेंटेन करता ना, ऐसा नहीं है। अगर उस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग कोई आपकी कोई लायबिलिटी आ रही है तो वो भी आप ही के डॉक्यूमेंट मान के लायबिलिटी वो करवा देंगे, आपके मतलब लायबल बनवा देंगे आपको। शैल बी प्रिज्यूम्ड टू बी मेंटेन्ड बाय द सेड रजिस्टर्ड पर्सन। व्हिच अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन, मतलब आप बोल रहे हो मेंटेन मेंटेन मेंटेन, कौन से अकाउंट्स? तो बोलता है कुछ बेसिक से और कुछ स्पेसिफिक डीलर के हिसाब से। बेसिक रिकॉर्ड आपको मेंटेन ये करने हैं। ट्रू एंड करेक्ट अकाउंट ऑफ फॉलोइंग प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो। इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स, अगर आप मैन्युफैक्चर नहीं ट्रेडर हो तो। स्टॉक ऑफ गुड्स, मैन्युफैक्चर ट्रेडर दोनों में आ गया। इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल, आईटीसी कितना अवेल किया वो। आउटपुट टैक्स पेबल एंड पेड, कितना आउटपुट टैक्स आपको पेबल था और आपने कितना पे किया। एंड सच अदर पर्टिकुलर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है। The commissioner may notify class of taxable person to maintain additional accounts or documents, मतलब कि अगर जीएसटी ऑफिसर चाहे तो वो कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट आपसे मांगा सकता है या आपको मेंटेन करने बोल सकता है, स्पेसिफिकली क्लास ऑफ टैक्सेबल पर्सन को, सबको नहीं। Where the commissioner considers that any class of taxable person is not in a position to keep and maintain the accounts in accordance with the provision, he may, for a reason to be recorded in writing, permit such class of taxable person to maintain in such manner as may be prescribed. For example, कुछ जेन्यून केस हो सकते हैं कि कश्मीर में तुम्हारा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है और महीने में 4 महीने में शायद वहां पे इतनी सर्दी होती है, इतने बर्फ पड़ते कि आप नहीं मेंटेन कर पा रहे हो बुक्स वहां पे, तो ठीक है आप एक परमिशन ले लो जीएसटी कमिश्नर से और वो अलाउ कर देगा आपको कहीं और प्लेस पे मेंटेन करने के लिए, है ना। या जो भी वैसा बोल जो भी आपके बीच में हो, एज में भी प्रिस्क्राइब, मतलब एज में भी डिसाइडेड बाय द ऑफिसर, आप मेंटेन कर लेना। ये तो हो गए बेसिक्स, ये तो सभी को करने हैं, पर कुछ एडिशनल रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं जो स्पेसिफाइड पर्सन को पर्सन टू पर्सन डिफर करते हैं। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन को और क्या मेंटेन करना है? अगर आपने गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया तो वो, अगर आपके केस में कोई आरसीएम की लायबिलिटी आती है तो वो सारे मेंटेन करने, उसके रिलेटेड सारे इनवॉइसेस, बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चालान, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर, जो भी आप टैक्स इनवॉइस और टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट वाले चैप्टर में पढ़ते हो। सेपरेट अकाउंट मेंटेन करना, जो भी एडवांसेस आया कस्टमर से। सप्लायर के नेम एंड कंप्लीट एड्रेस, फ्रॉम whom he has received goods. नेक्स्ट, नेम एंड कंप्लीट एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट, जिसको बेचा। पर्टिकुलर्स ऑफ कंप्लीट एड्रेस ऑफ प्रीमाइसेस वेयर गुड्स आर स्टोर्ड बाय हिम, वेयर हाउस वगैरह का
complete address. Stock, however, if any taxable persons are found to be stored at any place other than those declared without the cover of any valid document, मतलब आपने अपना ऑफिशियल वेयरहाउस बोल रखा है कि भाई प्लेस ए, पर आपने अपने गुड्स बी में स्टोर कर रखे और आपके पास बी में स्टोर करने का कोई वैलिड डॉक्यूमेंटेशन है नहीं, तो प्रॉपर ऑफिसर डिटरमाइन करेगा अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल ऑन सच गुड्स एज इफ सच गुड्स हैव बीन सप्लाइड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। देखो क्या होता है ना, तुम बोलोगे अरे मैंने गुड्स रखा ही तो है, सप्लाई नहीं किया, तो रखना था तो तुम्हारे यहाँ रखना था ना, तुमने दूसरी जगह पे क्यों रखा और रख के छोड़ क्यों दिया, तो टेक्निकली ये तो सेल हुआ, पर तुम बोलोगे अरे पर मैंने पैसे लिए नहीं, तो यही तो बात है, रिलेटेड पर्सन होगा ना शायद, तो शेड्यूल 1 में उसको डीम सप्लाई तो हम वैसे ही मान लेंगे, इसीलिए जीएसटी लग जाएगा। फिर आता है द सप्लाई इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन फॉलोइंग रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू स्टॉक ऑफ गुड्स टैक्स डिटेल्स। हाउएवर, मतलब स्टॉक ऑफ गुड्स और टैक्स का डिटेल, क्या बोला मैंने, स्टॉक ऑफ गुड्स और टैक्स का डिटेल सबको मेंटेन करना है, लेकिन जो कंपोजिशन स्कीम है ना उसको ये मेंटेन नहीं करना है। स्टॉक ऑफ गुड्स में तुम क्या मेंटेन करोगे, तुम खुद सोचो, आपने कितना गुड्स खरीदा, कितना बेचा, कितना डिस्ट्रॉयड बाय फायर है, कितना लॉस्ट बाय थेफ्ट है, कितना गुड्स आपने रिटर्न ऑफ कर दिया है या कितना गुड्स आपने डिस्पोज कर दिया है, कितना गुड्स आपका अनसोल्ड पड़ा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी और फिनिश गुड्स सबका आ जाएगा, स्क्रैप वेस्टेज अगर है तो वो भी आ जाएगा। टैक्स का डिटेल वही अपने जीएसटी में आरसीएम फॉरवर्ड, आईजीएसटी, सीजीएसटी, आईटीसी लिया नहीं लिया, कितना पेबल है, क्रेडिट नोट से कितना वैल्यू सप्लाई कम हुआ, डेबिट नोट से कितना वैल्यू सप्लाई बढ़ा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आप एजेंट हो, हमारे एग्जांपल में सुंदर था अहमदाबाद, तो उसको लिए कुछ ऊपर वाली डिटेल तो लगी नहीं है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक और एडिशनल डिटेल उसको मेंटेन करनी है। एवरी एजेंट शैल मेंटेन अकाउंट्स डिपिक्टिंग द पर्टिकुलर्स ऑफ ऑथराइजेशन रिसीव्ड बाय हिम फ्रॉम ईच प्रिंसिपल। मतलब अगर तुम एक ऑफिशियल एजेंट हो तो प्रिंसिपल और तुम्हारे बीच में एक अग्रीमेंट होगा, वो अग्रीमेंट की कॉपी रखना कि उन्होंने ऑथराइज किया ना कि तुम मेरे भी आप गुड्स बेच। पर्टिकुलर्स इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्शन, वैल्यू एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स रिसीव्ड, जितना भी गुड्स आपने प्रिंसिपल से मिला उसका डिस्क्रिप्शन, वैल्यू, क्वांटिटी एक्सेट्रा। जितना भी गुड्स आपने सप्लाई किया प्रिंसिपल को, कस्टमर को ऑन बिहाफ ऑफ योर प्रिंसिपल, उसका भी डिस्क्रिप्शन, वैल्यू एंड क्वांटिटी का डिटेल्स। डिटेल ऑफ अकाउंट्स फर्निश्ड बाय एवरी प्रिंसिपल, जो भी प्रिंसिपल के बीच में अकाउंट्स फर्निश्ड हो उस सबका डिटेल तुम कॉपी रख लेना एक। और टैक्स पेड ऑन रिसिप्ट्स एंड सप्लाई ऑफ गुड्स रिसीव्ड, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस इफेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ एवरी प्रिंसिपल, उसके ऊपर जो भी आपने टैक्स पे किया, क्योंकि एजेंट भी एक लायबल इंसान है तो वो उसका डिटेल्स। ठीक है, ऊपर वाली डिटेल सारी रखने के बावजूद एक मैन्युफैक्चरर को एडिशनल डिटेल ये रखनी है कि अपार्ट फ्रॉम अदर रिकॉर्ड्स एवरी रजिस्टर्ड पर्सन मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हैज टू मेंटेन मंथली प्रोडक्शन अकाउंट्स। ये एमसीक्यू में आ सकता है। मंथली प्रोडक्शन अकाउंट्स शोइंग क्वांटिटेटिव डिटेल्स, कितने क्वांटिटी का प्रोडक्शन हो रहा है और उसके अंदर कितना वेस्ट निकल के आ रहा है या बाई प्रोडक्ट निकल के आ रहा है। वेस्ट आप स्क्रैप समझो जो आप बेच दोगे, एंड बाय प्रोडक्ट आप टेक्निकली सेल करने के लिए इंटेंशन रखते हो उसको बनाने का, तो वो बाय प्रोडक्ट हो गया। सर्विस प्रोवाइडर के लिए एडिशनल क्या चाहिए, तो बोलता है कि अपार्ट फ्रॉम एवरी अदर रिकॉर्ड्स आपको एडिशनली एज अ सर्विस प्रोवाइडर को मेंटेन करना है क्वांटिटेटिव डिटेल्स ऑफ गुड्स यूज्ड इन द प्रोविजन ऑफ सर्विस। आप बोलोगे सर्विस के अंदर गुड्स, एक सर्विस प्रोवाइडर गुड्स का यूज तो करता है, तो वो गुड्स अगर यूज हुआ है तो उसकी डिटेल, एंड अगर उसके ऊपर कोई इनपुट सर्विस यूटिलाइज हुआ है या सर्विस सप्लाई हुई है तो उसकी डिटेल। एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को एडिशनल डिटेल कौन सी मेंटेन करनी है, देखो एक होता है लेबर कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। लेबर कॉन्ट्रैक्ट प्योर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होता है, बट वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट जब बात आ जाती है तब मटेरियल और लेबर दोनों आ जाता है, ये याद रखना। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन एग्जीक्यूटिंग वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट शाल कीप सेपरेट अकाउंट्स फॉर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, ऑफ कोर्स शोइंग नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द पर्सन ऑन हुज बिहाफ वर्क्स इज एग्जीक्यूटेड। मतलब आप अगर कॉन्ट्रैक्टर हो, आप वर्क एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो आपका सेट कौन है, मतलब किसने आपको हायर किया। डिस्क्रिप्शन, वैल्यू एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स रिसिव्ड या सर्विस रिसिव्ड। डिस्क्रिप्शन, वैल्यू एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स यूटिलाइज्ड या सर्विस यूटिलाइज्ड। डिटेल्स ऑफ पेमेंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि ये वो वाली पेमेंट की बात होती है जो आपका सेट आपको पेमेंट करेगा फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर, लिखा भी मैंने यहाँ पे। एंड नेम एंड एड्रेस ऑफ सप्लायर्स फ्रॉम होम ही हैज रिसीव्ड, सिंपल, जहां से भी गुड्स वगैरह रिसीव किया उसकी डिटेल। कस्टोडियन, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, ये सिर्फ एक बार रीड करके जाना, टेक्निकली आपके सिलेबस में नहीं आना चाहिए, बट एक पैराग्राफ तक तो डाल दिया। क्यों, क्योंकि ये कस्टम से रिलेटेड है, आपके सिलेबस में एप्लीकेबल नहीं है।
A person having custody over the goods in capacity of carrier or cleaning and forwarding agent for delivery or dispatch or thereof to a recipient on behalf of any registered person shall maintain true and correct records. आप कल इतना रहना कि ट्रू एंड करेक्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना है, और जब भी आपसे मांगा गया तो आप वो रिकॉर्ड को प्रोड्यूस कर देना. इसको प्रॉपर ऑफिसर. कस्टम के अंदर भी कस्टम के ऑफिसर को प्रॉपर ऑफिसर ही बोलते हैं. इनकम टैक्स में असेसिंग ऑफिसर बोलते हैं ना, वैसे यहाँ पे कस्टम प्रॉपर ऑफिसर बोलते हैं. ओनर ऑपरेटर ऑफ अ वेयर हाउस गोडाउन एंड ट्रांसपोर्टर. अगर आप कोई ट्रांसपोर्टर हो या वेयर हाउस के ओनर या ऑपरेटर हो तो उसको आपको एडिशनली रिकॉर्ड ये मेंटेन करना है. वेदर इज अ रजिस्टर्ड पर्सन और नॉट, पहले तो ये पता करो, मतलब कि सॉरी पहले इसका मतलब ये कि वो रजिस्टर्ड हो या ना हो, सभी को ये वाले रिकॉर्ड मेंटेन करने ही है. ठीक है, कौन से वाले? shall maintain records of consignor, consignee and other relevant details of the goods in such manner as may be prescribed. Enrollment if not already registered in GST. If such persons are not already registered, they shall obtain unique enrollment number by applying electronically. अगर आप GST में रजिस्टर्ड नहीं हो तो आप एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर ले लो, एनरोलमेंट नंबर, ठीक है, ऑनलाइन कॉमन पोर्टल पे. The person enrolled as aforesaid in the any other state or union territory shall be deemed to be enrolled in the state. Such person may also amend the details of टाइम पास कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. अगर आपने कहीं और एनरोलमेंट कर रखा है तो आप, और अगर आप इस पर्टिकुलर स्टेट में वेयर हाउस वगैरह का ऑपरेट कर रहे हो तो फिर ये मान लिया जाएगा कि आपने यहाँ पे भी एनरोल कर रखा है. Such person once obtained unique enrollment number shall not be eligible to use any of the GST number. Of course, क्योंकि यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेने का पर्पज ही, मतलब इसका मुद्दा ही ये है कि आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो, यही बताना है. ट्रांसपोर्टर, अगर तुम ट्रांसपोर्टर हो तो एनी पर्सन एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स शैल मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेड, कितना ट्रांसपोर्ट किया, कितना डिलीवर्ड किया, goods stored in transit by him along with GST number of the registered consignor, consignee of each office branches. बहुत इजी है. कितना गुड्स मैंने ट्रांसपोर्ट किया या डिलीवर किया, कितना गुड्स मेरा इन ट्रांजिट है, और किसका है और किसको देना है. कंसाइनर कौन है, कंसाइनी कौन है, सिंपल. ओनर ऑपरेटर ऑफ वेयर हाउस गोडाउन. एवरी ओनर एंड ऑपरेटर ऑफ वेयर हाउस गोडाउन शैल मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट विद रिस्पेक्ट टू पीरियड फॉर विच पर्टिकुलर गुड्स रिमेन इन द वेयर हाउस इंक्लूडिंग द, मतलब कितने पीरियड तक गुड्स वेयर हाउस में था, ठीक है, उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करना है. कब डिस्पैच हुआ, मूवमेंट, रिसीट, डिस्पोजल के बारे में बताना है. ठीक है, एकदम बेसिक्स चैप्टर है. द ओनर ऑफ ऑपरेटर ऑफ गोडाउन शाल स्टोर द गुड्स इन सच मैनर एज दे कैन बी आइडेंटिफाइड आइटम वाइज. मतलब कि आपने कभी मेडिकल शॉप देखा है, मेडिकल शॉप इतनी बड़ी होते हुए भी आप उनको मेडिसिन 1 सेकंड में मिल जाती है. वाई? बिकॉज उन्होंने इस तरह से अपने शॉप्स को जमाया होता है ना कि आप खाली नाम बताओ, वो कंप्यूटर में टाइप करेगा, वो बोलेगा कि रो नंबर 3 शेल्फ नंबर 4. तो ये बोल रहे हैं कि आपका वेयर हाउस भी कुछ इस तरह से सेट होना चाहिए कि मैं आइटम वाइज आइडेंटिफाई कर पाऊँ बहुत इजीली कि ये गुड्स यहाँ पड़ा है. तो इस, अगर आपको ये फिजिकली वेरीफाई करना तो जहाँ जाके कर लो ऐसा. अब ये वाला पॉइंट में आप एक चीज नोटिस करो, ये जो चीज है ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, ट्रांसपोर्टर और ओनर. फिर स्पेसिफिकली ट्रांसपोर्टर के लिए ये एक फॉलो करना और ओनर के लिए ये एक फॉलो, कुछ इस तरह से इसका डिजाइन है. फिर आता है हाउ द अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स विल बी मेंटेन. मैं कैसे मेंटेन कर, तो पता है कि सारे आपके बुक्स ऑफ अकाउंट जो भी मैनुअली मेंटेन कर रहे हो वो सीरियली नंबर्ड होने चाहिए. जरूरी नहीं है मैनुअली, आप इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में भी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में भी आप मेंटेन कर सकते हो, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर एक डिजिटल सिग्नेचर का फैसिलिटी होना चाहिए जिसको ऑथराइजेशन कर पाए ओनर या जो भी, ये वैलिड है. प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक बैकअप रिकॉर्ड होना चाहिए, मतलब हार्ड डिस्क का बैकअप वगैरह लिया जा सके. ऐसा नहीं बोल सकते कि क्रैश हो गया और चला गया. इन द इवेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन, मतलब अगर चला भी गया तो वो बैकअप होना चाहिए, मतलब मैं रिस्टोर कर पाऊँ उसको. अगर रिस्टोर नहीं कर पा रहे तो फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ये सब आप फर्जी है, मतलब आप झूठ बोल रहे हो. द रजिस्टर्ड पर्सन मेंटेनिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सच शाल प्रोड्यूस ऑन डिमांड. जब मांगो तब प्रोड्यूस होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक है ना, वो तो एक क्लिक पे मिल जाएगा. करेक्ट है. द रेलेवेंट रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स ड्यूली ऑथेंटिकेटेड बाय हिम इन हार्ड कॉपी इन एनी इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टेबल रीडेबल फॉर्मेट. मतलब कि जो भी डॉक्यूमेंट आप इलेक्ट्रॉनिकली प्रिंट करवा के दोगे प्रॉपर ऑफिसर को, जो वो मांगेगा, तो वो अटेस्टेशन होना चाहिए उसके ऊपर, सेल्फ अटेस्टेशन की ये वैलिड है. Where the accounts and records stored electronically by any registered person, he shall on demand provide details. मतलब फॉर एग्जांपल मैंने आपको
मान लो मैं सैप यूज करता हूँ या टैली यूज करता हूँ, आया ऑफिसर मेरे पास, उसको कुछ सस्पिशन, मतलब कुछ तो ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्ट हो गई, तो उन्होंने बोला कि चल मेरे को तेरा पूरा पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर दे दे। अब मैंने पूरा सॉफ्टवेयर दे दिया और आराम से घर जाके सो गया, ये सोच के कि उसको तो पासवर्ड पता ही नहीं है। तो बेवकूफ नहीं बना सकते, पासवर्ड के साथ देना पड़ेगा ऑफ कोर्स, नहीं तो ये इसका पर्पस सॉल्व कैसे होगा। तो अगर आपको वो फाइल्स की डिटेल मांगे, पासवर्ड मांगे, एक्सप्लेनेशन मांगे कि बताइए फाइल का मतलब क्या है, ये एक्सप्लेन कर मुझे, या एक्सेस मांगे कि चल ये वाली फाइल क्यों नहीं खुल रही यार, सब तो खुल रहा है, ये नहीं खुल रहा, तो सबका एक्सेस देना पड़ेगा आपको, सच है। और उसके साथ में एक सैंपल कॉपी प्रिंट फॉर्म में अगर मांगे तो भी वो देना पड़ सकता है। कभी कभी क्या होता है कि आप कोई जनरल एंट्री पास करते हो अकाउंट्स में, और वो जनरल एंट्री का ओरिजिनल इनवॉइसेस उसके साथ अटैच हो जाता है, सैप और टैली में ऐसा ऑप्शन आता है। तो आपको जनरल एंट्री दिख रही है पर वो इनवॉइस नहीं दिख रहा है, तो वो मांगेगा तो देना पड़ेगा वो इनवॉइस भी, उसका सैंपल कॉपी या प्रिंट फॉर्म में करके देना पड़ेगा। एनी एंट्री इन रजिस्टर अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स शैल नॉट बी इरेज्ड, इफेक्टेड और ओवर रिटन। ऑफ कोर्स ये तो बहुत बेसिक बातें बोल रहे हैं कि कोई भी डेटा ओवर रिटर्न नहीं होना चाहिए या इरेज नहीं होना चाहिए, जब मांगो तब दे देना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर बोलते हैं ऑल इनकरेक्ट एंट्रीज अदरवाइज देन दोज ऑफ क्लरिकल नेचर शैल बी स्कोर्ड आउट अंडर ट्रांसलेशन, देयरफॉर आफ्टर करेक्ट एंट्री शैल बी रिकॉर्डेड। ऑफ कोर्स कोई भी क्या, तो जिसने भी ऑफिस में काम किया होगा डायरेक्ट एंट्री या जो में भी, तो उनको पता होगा कि टैली में क्या होता है कि कभी कभी सैप वगैरह में ना इरेज नहीं होता एंट्री। तो अगर मान लो आपने 10 रुपए का ट्रांजेक्शन किया और वो गलत हो गया, मतलब सेल्स रिटर्न हो गया, तो आपको नेगेटिव 10 रुपए का ट्रांजेक्शन करना पड़ता है, ना कि आपको इरेज करना पड़ता है। तो इस तरह से क्या हो जाता है, ये नलीफाई हो जाता है। तो जब भी अपन ऑफिस में काम करते हैं तो क्या होता है पता है, ऐसे नलीफाइड एंट्री को डायरेक्ट रिमूव कर देते हैं ताकि लाइन आइटम कम हो जाए और ताकि करेक्ट चीजें ही बची रहे। तो ये वही बोलना चाह रहा है बस, और कुछ नहीं। Where the registers and other documents maintained electronically, a log of every entry to edited deleted shall be maintained। जैसे कि व्हाट्सएप पे अगर आपने डिलीट फ्रॉम ऑल किया तो वो पूरी तरह से डिलीट नहीं होता, अनलाइक टेलीग्राम वो दिखता है कि डिलीटेड फ्रॉम ऑल ऐसा। तो कहने की बात ये है कि ये एक लॉग ऑफ एवरी एंट्री हुआ ना कि भाई ये डिलीट हुआ, मतलब एक रिकॉर्ड हो गया ना कि हाँ इधर कुछ तो डिलीट हुआ ऐसा। Every registered person shall on demand produce the books of account which he is required to maintain under any law for the timing in force। इसका मीनिंग ये है कि जीएसटी वाला ये बोल रहा है कि अगर कोई दूसरे लॉ वाले ने भी कोई डॉक्यूमेंट मांग लेना, मान लो इनकम टैक्स वाले एक्ट में जीएसटी का कुछ इशू आ रहा है और वो तुमसे जीएसटी के डेटा मांग रहे हैं, तो आप देना पड़ेगा आपको। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फेलियर टू मेंटेन, अगर मैं मेंटेन ही ना करूँ तो कुछ नहीं, आपके पास फ्रॉड वाले सेक्शंस लग जाएंगे। फ्रॉड वाले सेक्शंस, मैं इसको फ्रॉड वाले सेक्शन बोलता हूँ, सेक्शन 73 एंड 74 मुतांडिस अप्लाई हो जाएंगे टू सच सप्लाईज। मतलब कि जिस केसेस में 73 74 एप्लीकेबल होते हैं, उस केसेस में जिस तरह से एप्लीकेबल होते हैं उसी तरह से सेक्शन 35 के वायलेशन में भी एप्लीकेबल हो जाएंगे, एज इट इज सेम टू सेम। वो डिफॉल्ट और ये डिफॉल्ट दोनों सेम हो गया इनकी नजरों में। फिर आता है पीरियड ऑफ रिटेंशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एमसीक्यू बोलो या जैसे भी बोलो, 4 मार्क का क्वेश्चन भी, तो मैं शॉक नहीं रहूंगा अगर पूछे तो। Every registered person is required to keep and maintain books of accounts or other records in accordance with the provision of section 35(1), shall retain them until expiry of 72 years, 72 months। 72 months का मतलब होता है 6 साल, 12 6 72। हाँ 72 months from the due date of furnishing annual return from the year pertaining to such accounts and records। समझने की कोशिश करो, उस पर्टिकुलर ईयर एंड के एक्सपायरी ऑफ 72 मंथ्स नहीं बोल रहा है, उस पर्टिकुलर ईयर की ड्यू डेट के बाद 72 मंथ्स बोल रहा है। तो टेक्निकली 6 साल नहीं 7 साल हो गया, एक तरह से ऑलमोस्ट 7 साल हो गया, क्योंकि ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न क्या होती है 31 दिसंबर। तो अगर मेरा 31 मार्च को कोई ईयर खत्म हुआ है, मान लेट्स से 23, तो उसकी ड्यू डेट हो जाएगी कौन सी 23 ऑफ 31 दिसंबर। इसके बाद 72 मंथ्स मतलब कि 6 साल। तो 23 के बाद 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 29 मतलब 31 दिसंबर 29 तक 31 मार्च 2022 23 का डेटा। मतलब कि
2022-23 का डेटा मुझे 31 दिसंबर 2029 तक मेंटेन करके चलना पड़ेगा। तो वही अपने एग्जांपल में यहाँ पे अगर मैं 20-21 की बात करूं तो वो 30 नवंबर जो भी है 31 दिसंबर के उधर तक चलना पड़ेगा। ठीक है, एग्जांपल मैंने कुछ तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और एटसेट्रा प्लस माइनस करके सेट किया था। लेकिन 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 ये तो इजी था, ये एग्जांपल एक्चुअली इसका है अपील का। ठीक है, अब आगे अपील की बात करते हैं। इन केस अपील रिवीजन और अदर प्रोसीडिंग से इन्वेस्टिगेशन हुआ, मतलब कि कुछ केसेस चल रहा है आपके ऊपर, शाल रिटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर रिकॉर्ड्स सब्जेक्ट मैटर टू अपील। मतलब मेरे 10 रिकॉर्ड्स है, उसमें से मैंने 2 में अपील किया, तो 8 रिकॉर्ड मुझे इस डेट तक मेंटेन करने, 31 दिसंबर 2029 तक। कौन से डेटा के? 22-23 के। लेकिन ये जो 2 केस है ना, जो अपील वाला केस है, उसके डेटा मुझे मेंटेन करने हैं 29 तक नहीं, फॉर अ पीरियड of 1 year after final disposal of such appeal and for the period specified above 72 months whichever is later। मतलब अगर 20-21 का डेटा है तो 31 मार्च का ड्यू डेट आता है 31 दिसंबर 21, और वहां से 6 साल खत्म होते हैं 31 दिसंबर 27 तक। तो यूजुअल केस में मुझे 27 तक मेंटेन करना है। पर मान लो कि 31 दिसंबर 2024 को मेरा एक केस हुआ, ठीक है, और वो केस की जो सुनवाई है ना वो 31 दिसंबर 2025 को आई, तो मुझे डेटा मेंटेन करना है 25 और 27 विच एवर इज लेटर, तो 27। मान लो उस केस की सुनवाई 30 नवंबर को आई, तो भी नवंबर और दिसंबर विच एवर इज लेटर दिसंबर। पर अगर उस केस की सुनवाई 30 नवंबर 28 को आई, तो 27 और 28 विच एवर इज लेटर 28, तो 28 तक मेंटेन करना पड़ेगा। सारे डेटा नहीं, वो डेटा जो आपके अपील के अंदर, रिवीजन या अदर प्रोसीडिंग इन्वेस्टिगेशन के अंदर फॉल कर रहे हैं, जैसे मतलब ये 2 डेटा। ठीक है, इजी। इसी तरह से अपना ये चैप्टर खत्म हो गया। इसका रिवीजन तो नहीं, मैंने डिटेल में ही एक तरह से करवा दिया अच्छे से। ठीक है, कोई भी क्वेरी होगा तो मेरे को आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो या उस नंबर पे भी व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।